हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सीटेट जनवरी सन 2024 के लिए उर्दू की दूसरी क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। पिछली क्लास में हमने ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी यानी कि लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन को डिस्कस किया। ज़बान की सभी किस्मों को जानने के बाद हमने लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन में फ़र्क क्या है यानी कि ज़बान की हुसूलियाबी और ज़बान की आमोजिश में जो फ़र्क है उसे वाज़ेह किया, और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरी थी, जैसे कि पियाजे की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी और चॉमस्की की थ्योरी, उसे डिस्कस किया था और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी हल किए थे। इसी ज़िम्न में हम आगे बढ़ते हुए और सवालात को हल करेंगे। आप लोग अगर हमारे इस नोट्स को लेना चाहते हैं और ऐसे ही पूरा 12 चैप्टर हैदरी स्टडी पॉइंट के ज़रिए तैयार शुदा कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 72 75 54 98 90 पे। आपको हमारे इस नोट्स का सैंपल भेजा जाएगा जिसमें सारे डिटेल्स होंगे, उन्हें फॉलो करके और मामूली सी रकम हमें बतौर हदिया दे करके इस मुकम्मल नोट्स को हासिल कर सकते हैं। तो कल हमने 10 सवालात किए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्कूल में दाखिला के वक्त भी तलबा में ज़बान सीखने की काफ़ी सलाहियत होती है। इस बयान से क्या वाज़ेह होता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा 4 या 5 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो अपनी मादरी ज़बान को अच्छे से सीख चुका होता है। वो घर से अपनी जो मदर टंग है उसको एक्विजिशन करके, अर्जन करके, हुसूलियाबी करके आया होता है। तो ये अगर कहा जाए कि स्कूल में बच्चे आते हैं तो ज़बान समझने की उनमें काफ़ी सलाहियत होती है। इस बयान से क्या वाज़ेह होता है। पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए या फिर बच्चों को सिर्फ मेयारी ज़बान में पढ़ाना चाहिए, या फिर बच्चे के तमाम मालूमात तो बच्चे के पास नहीं होती है इसलिए उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बच्चे एक ज़बान सीख रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वो मादरी ज़बान सीख चुके होते हैं, इसलिए हमें क्लासरूम में बच्चों की ही ज़बान को यूज़ करना चाहिए, यानी कि पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए। इससे क्लासरूम में मल्टीलिंगुअलिज्म का एटमॉस्फेयर होता है, सीखने में स्वाभाविकता आता है और बच्चे आसानी से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है। हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानियात पर मबनी होते हैं, मल्टीलिंगुअल होते हैं। जब बच्चा 5 या 6 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लेता है तो एक से ज़्यादा ज़बानें वो समझने की सलाहियत रखता है, यानी कि उसके पास तजर्बात का ख़जाना होता है। इसलिए हमें स्कूल में बच्चों की ज़बान को इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे आप सवालों का एक्सप्लेनेशन भी हमारे नोट्स में देख पा रहे होंगे। चलो, वाइगोस्की के नज़रिया पर मबनी तामीर पसंद क्लासरूम में, यानी वाइगोस्की की जो थ्योरी है उसके मुताबिक एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में ज़्यादा तजर्बाकार फ़र्द यानी मोर नॉलेजेबल पर्सन MKO क्या कर रहा है, आमोजगारों को यानी कि लर्नर्स को डैश फराहम करने में एक रहनुमा फरीज़ा अंजाम देता है। यानी जो वाइगोस्की की थ्योरी है उसमें जो MKO होता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन, वो बच्चों को क्या प्रोवाइड करता है, अदम तवाज़ुन को जांचने का मौका, यानी कि बच्चों में जो बैलेंस की कमी है वो चेक करने का मौका देता है, या फिर तरगीब यानी कि मोटिवेशन को, या फिर सवाल पूछने के मौके को, या फिर किसी नज़रिए के तारुफ को। तो वाइगोस्की के नज़रिया पे मबनी तजर्बाकार फ़र्द जो होता है वो बच्चों को तरगीब यानी कि मोटिवेशन, अभिप्रेरणा फराहम करने में एक रहनुमा फरीज़ा अंजाम देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा दुरुस्त होगा। गैर लफ्ज़ी तरसील क्या होती है, जिसे हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो हमारे जिस्म के हरकत व सकनात होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा दुरुस्त होगा।
चलो, कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है आप लोगों को बताना है। पहला है कि ज़बान की क्लास में अच्छा मतन सकाफ़ती एतबार से गिराबार होता है, यानी कि कल्चरली बहुत ज़्यादा बोझिल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्या ये बात सही है या गलत है? या फिर ज़बान की क्लास के लिए अच्छा मतन आमोज़गारों के लिए दिलचस्प और बामानी होता है, ये बात तो दुरुस्त है। अच्छा मतन हो जिसकी तवालत ठीक हो, ये बात भी सही है। अच्छा मतन मवाद के तमाम कवायदी पहलुओं को अपने दायरे में लेना चाहता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कौन सा दुरुस्त नहीं है, तो पहला वाला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि सकाफती एतबार से गिराबार होता है। लेकिन यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन भी जो आपका है उसमें ये कहा गया है कि तमाम कवायदी पहलुओं को अपने दायरे में लेना चाहता है, तो ऐसा नहीं है। आप एक टेक्स्ट में सभी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसके लिए सीटेट ने सबको कॉमन नंबर दिए थे। इसका ए और डी दोनों ऑप्शन दुरुस्त नहीं, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो ए और डी दोनों सही होगा, जिसके लिए सीटेट ने सबको नंबर दिया था। चलो, बलूगत के बाद कोई ज़बान सीखने से गैर मुल्की ज़बान को आसानी से सीखा जा सकता है, सीखने में मुश्किल होती है, या फिर सीखने की महारत खत्म हो जाती है, या फिर महारत बढ़ जाती है। देखिए, जब आप बालिग हो जाएं यानी कि समझदार हो गए, मैच्योर हो जाएं, तो नई ज़बान सीखने से आप गैर मुल्की ज़बान को आसानी से सीख सकते हैं, यानी कि सीखा जा सकता है गैर मुल्की ज़बान को। ठीक है, नई ज़बान सीखने से गैर मुल्की ज़बान को भी सीखा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल यह कि उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहां तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान बिला झिझक बोल सकें और उसके आदी हो सके। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? बसरी मवाद का इस्तेमाल करना चाहिए, विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर तलबा को कोई भी ज़बान बोलने दे जो अच्छी तरह से जानते हैं, या फिर क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाना चाहिए, या फिर वक्फे से तहरीर और बोलने का काम दिया जाना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और चाहते हैं कि आपका क्लासरूम ऐसा हो जहां पे आपके स्टूडेंट्स उस लैंग्वेज को जो आप सिखा रहे हैं आसानी से बोलें, बिला झिझक बोलें, और उस ज़बान को बोलने की उनको आदत हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप बच्चों से यही ना कहेंगे कि बच्चों कोई भी ज़बान जो तुमको आ रही है ना उसको बोलो, ताकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आए, और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो तुम जो ज़बान हम सिखा रहे हैं ना उसको भी बोलने लगोगे। तो एज ए टीचर हमें चाहिए कि स्टूडेंट्स को कोई भी लैंग्वेज बोलने का उनको मौका दें, जो भी ज़बान वो अच्छे से जानते हैं उसको वो बोलें, ताकि क्लासरूम में ऐसा माहौल हो जाए जहां बच्चे ज़बान का इस्तेमाल करने में झिझक महसूस ना करें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही होगा। अगला सवाल है कि आमोज़गारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। जो प्याजे हैं वो कहते हैं कि बच्चे अपने नॉलेज को खुद से क्रिएट करते हैं, बच्चे ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। तो ज़बान के क्लासरूम में इस अमल को यानी खुद से नॉलेज क्रिएट करने के प्रोसेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इनफरादी प्रोजेक्ट के काम देकर, यानी कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वर्क देकर, और इस्लाह के लिए वक्फे से अपने जवाबी तसुरात से, यानी कि टीचर को टाइम टू टाइम जाके बच्चों को फीडबैक देकर, या फिर तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया करने पर आमादा करके, या फिर तलबा की सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोज़ी मवाद इकट्ठा करके, या फिर इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचाकर, ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। देखिए, आप बच्चों को खुद से नॉलेज क्रिएट करने वाला कैसे बना सकते हैं? जब आप बच्चों को इंडिविजुअली या फिर ग्रुप में कोई भी वो काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करें, और बच्चों के सीखने के अमल में आप एक दूसरे का तामुन करने और एक दूसरे को पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी दें, तभी बच्चे खुद से नॉलेज को क्रिएट कर पाएंगे, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि किसी ज़बान को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है अगर जो कुछ सीखा जा रहा है वो हो क्लासरूम के माहौल का पाबंद, सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़बान से करीब,
اسکول میں داخلہ پانے کے امتحان کے قریب، یا پھر طلبہ کی زندگی کے اصولوں اور مقاصد کے لحاظ سے قریب۔ تو دیکھیے کسی بھی زبان کو بچے بہتر طور پر سیکھ سکتے ہیں اگر وہ زبان بچوں کی لائف سے ریلیٹڈ ہو، یعنی کہ طلبہ کی زندگی کے اصول اور مقاصد کے لحاظ سے کارگر ہو، یعنی کہ آپشن نمبر 4 ہمارا صحیح ہے۔ ایک سے زائد زبانوں کا جاننا، اگر بچہ ملٹی لنگوئل ہے، ایک سے زیادہ زبانیں جانتا ہے، تو یہ کلاس میں ٹیچر کے لیے بوجھ ہے۔ نئے کلاس روم میں آموزش کے دوران آموزگاروں کے درمیان باہمی ربط پیدا کرتا ہے، یا پھر نئی زبان کی تدریس و آموزش میں مددگار ہوتا ہے، یا پھر یہ مخل ہوتا ہے، خلل ڈالتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ایک سے زیادہ زبانوں کا جاننا یعنی کہ بچے کا ملٹی لنگوئل ہونا، بہو بھاشی ہونا، یہ ہمیشہ معاون اور مددگار ہوتا ہے نئی زبان سیکھنے میں، یعنی کہ جو آپشن نمبر سی ہوگا وہ ہمارا صحیح ہوگا۔ ٹھیک ہے، نوم چومسکی کی گہری ساختوں کا مطلب ہے کہ جو نوم چومسکی ہیں انہوں نے ایک تھیوری دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بچے جو ہیں وہ زبان کو اپنے آپ سیکھ جاتے ہیں، یعنی بچوں میں زبان سیکھنے کی صلاحیت پیدائشی ہوتی ہے، ان کے مائنڈ میں ایک فطری سافٹ ویئر ہوتا ہے جس سے وہ آٹومیٹک زبان کو سیکھ جاتے ہیں، ان کے اندر لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس ہوتا ہے۔ یہی سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو نوم چومسکی کی گہری ساختوں کا مطلب کیا ہے؟ تمام زبانوں کی ایک گرامر ہے، ان کی اندرونی ساخت ایک ہے، وہ ظاہری طور پر الگ الگ نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا جو آپشن نمبر سی ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ زبان کی تحصیل یعنی لینگویج ایکوزیشن کیا ہے؟ تو لینگویج ایکوزیشن کا مطلب ہے جب بچہ خود سے بنا کسی استاد کی مدد سے مادری زبان یا پھر کوئی اور زبان سیکھتا ہے، اپنے دماغی صلاحیت سے کسی زبان کو سیکھتا ہے، تو وہ لینگویج ایکوزیشن یعنی زبان کی تحصیل یا حصولیابی کہلاتا ہے۔ تو زبان کی تحصیل ہے انسان کے دماغ کی صلاحیت کی وجہ سے قومی اور دوسری زبان کو سمجھنے کا عمل، یعنی آپشن نمبر بی ہمارا صحیح ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ کون سا آموزشی علاقہ غور و فکر کے عمل کو بڑھاتا ہے؟ تو جو اطلاق ہے یہ غور و فکر کے عمل کو بڑھاتا ہے۔ پوچھ تاچھ پر مبنی آموزش کا مطلب کیا ہے؟ معنویتی نصاب قومی عملی نصاب کی طرح ہوتا ہے، یا پھر یہ ایک ہدایتی حکمت عملی ہے جو طلبہ میں باہمی تعاون سے مسائل کو حل کریں جس سے ان کے تجربات ظاہر ہوں، یا پھر یہ ایک تھیوری، ایک اصلاح اور زبان سیکھنے کا نظریہ، یا پھر یہ مہارتوں کا تجربہ اور سسٹم کے ساتھ پیش کرنا اور متن کو یاد کرنا۔ تو جو پوچھ تاچھ پر مبنی آموزش ہے یعنی کہ انکوائری بیسڈ جو لرننگ ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ ایک ہدایتی حکمت عملی ہے جس میں بچے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کوآپریشن کر کے کسی پرابلم کو سالو کرتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز کو بڑھاتے ہیں۔ تو جو آپ کی انکوائری بیسڈ لرننگ ہے اس میں بچے ایک دوسرے سے باہمی تعاون سے مسئلے کو حل کرتے ہیں، یعنی کہ آپشن نمبر بی ہمارا صحیح ہے۔ کوآپریٹیو لرننگ گروپ سے متعلق درج ذیل میں سے کون نہیں ہے؟ یہاں پہ سوائے پوچھ رہا ہے۔ درج ذیل خوبیاں کوآپریٹیو لرننگ گروپ سے متعلق ہیں سوائے، یعنی 3 جو ہیں وہ کوآپریٹیو گروپ لرننگ کی ہیں اور ایک نہیں ہے۔ کون سی نہیں ہے اسے ہی پتہ لگانا ہے۔ پہلا ہے کہ کلاس کا زیادہ وقت مشق کے لیے وقف کرنا، ایک بے آواز بے حرکت بہت کرینے والا کلاس، یا پھر ٹیچر مرکوز ہدایت کا متبادل، یعنی کہ ٹیچر مرکوز نہ ہو بلکہ اس کا آپشنل ہو، یعنی کہ آپ کا طفل مرکوز ہو، یعنی کہ چائلڈ سینٹرڈ ہو، یا پھر ہم جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، ان طلبہ کو ترغیب دینا جو بہت جلد ہمت ہار دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو مشق کرنا بھی کوآپریٹیو لرننگ کی خوبی ہے، ٹیچر مرکوز نہ ہو کر کے چائلڈ سینٹر اگر کلاس ہے تو یہ بھی کوآپریٹیو لرننگ گروپ کی خصوصیت ہے، اور جماعت کے ساتھ مل کر کام کرنا اور موٹیویشن دینا جو بچے ہمت ہار جاتے ہیں ان کو، یہ بھی کوآپریٹیو لرننگ ہے۔ لیکن ایک بہت شانت کلاس، بے آواز بے حرکت اور بہت کرینے والا کلاس جس میں ہم کوآپریٹیو
लर्निंग नहीं कर सकते। अगर क्लास बहुत ज़्यादा शांत है तो बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, और जब इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो कोऑपरेटिव लर्निंग हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो निगेटिव पॉइंट है, जो कि सिवाय पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ज़बान जानने का मतलब क्या है? ज़बान का कवायद जानना, या फिर ज़बान में इज़हार ख्याल की सलाहियत रखना, या फिर ज़बान के सारे अल्फाज का जानना, या फिर सही से लिखना। तो ज़बान जानने का मतलब है ज़बान में इज़हार ख्याल की सलाहियत रखना। अगर आप किसी भी ज़बान में ख़ुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो ज़बान आप जानते हैं। अगर बच्चा मादी ज़बान बहुत ही तेज़ ढंग से पढ़ता है तो इसका मतलब क्या है? वो बहुत सी ज़बानों में पढ़ लिख सकता है, या फिर वो बेहतर ढंग से पढ़ सकता है लेकिन मादी ज़बान में नहीं लिख सकता, या फिर पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल कर सकता है, या फिर पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान की आमोज़िश में मुंतकिल नहीं कर सकता। देखिए, अगर कोई भी बच्चा मादी ज़बान में तेज़ है तो वो दूसरी ज़बानों में भी तेज़ होगा, यानी कि पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में वो मुंतकिल कर सकता है, लर्निंग ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। एक बच्चा जब पहली बार स्कूल आता है तो उस वक्त वो अपनी मादी ज़बान अच्छे से बोलता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो कम से कम एक ज़बान या फिर उसके कवायद को जानता है, तभी तो वो मादी ज़बान अच्छे से बोल रहा है। मादी ज़बान अच्छे से बोल रहा है यानी कि मादी ज़बान वो अच्छे से जानता है। मादी ज़बान में सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है, वाहिद, जमा, ये सब जान रहा है तो ही वो मादी ज़बान अच्छे से बोल पा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो हमारा सही होगा। ठीक है, देखो, जब बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो वो खाली स्लेट या कोरा कागज़ नहीं होता है, बल्कि तजर्बात का ख़जाना लेकर आता है, और अपनी मादी ज़बान वो अच्छे से बोल सकता है। इससे मालूम होता है कि बच्चे स्कूल आते वक्त कम अज़ कम एक ज़बान और उसके कवायद को जानते हैं। चलो, आज का आखिरी सवाल, फिर क्लास को ख़त्म करेंगे, कल देखेंगे बाकी के सवालात। ज़बान की आमोज़िश में दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत का हामिल है? लैंग्वेज लर्निंग में लेस इम्पोर्टेंट क्या है? ज़बान ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और उसका इस्तेमाल करना, कवायद की मशक़ों का बग़ौर मशक़ करना, यानी ग्रामर की जो एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस करना, या फिर किसी ज़बान में अखबारात का मुतालिया करना या किताबों का मुतालिया करना। सबसे कम अहमियत का हामिल यहाँ पे जो ग्रामर की एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस करना है ज़बान की आमोज़िश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो यहाँ पे हमने आज 20 सवाल और पिछले क्लास में 10 सवाल कराए थे। उम्मीद करते हैं कि ये सवालात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।